मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक हमारा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो पिछली क्लास में डिस्कस किया वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो आपका कन्वेंशनल है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे वो आपके मेंस के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि कहीं ना कहीं वो आपके एसएससी जेईई मेंस में पूछा गया है या आईईएस में पूछा गया है। तो उस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आईईएस 1997 में पूछा गया था और ये 2016 एसएससी जेईई ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब पहले ये आईईएस में 1997 में पूछा गया, मतलब 1997 में पूछा गया। उसके बाद सेम क्वेश्चन सेम डेटा के साथ ये क्वेश्चन 2016 एसएससी जेईई में मेंस की पेपर में पूछ लिया गया, जो कि ये क्वेश्चन आपका 25 मार्क्स का पूछा गया है। मतलब ये कि अगर हम आईईएस के मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि एसएससी जेईई मेंस में वो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इस मेंस को क्वेश्चन करेंगे जब हम लोग, तो यहाँ पे बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जो छोटी छोटी बातें हम ध्यान रखते हैं उनको यहाँ पे डील करेंगे। इससे हमारे बेसिक फंडा और ज्यादा क्लियर होंगे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं। जो हमारा ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 से हम डील करते हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एसएससी जेईई में पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपका सेमेस्टर में भी आ सकता है, आपके गेट एग्जाम में भी आ सकता है, और आप एसएससी जेईई मेंस, आईईएस मेंस, कहीं भी स्टेट लेवल एग्जाम के मेंस में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, दैट इज डिजाइन अ रिवेटेड स्प्लाइस। यहां पे अंडरलाइन करिएगा, स्प्लाइस फॉर टाई। टाई का मतलब होता है टेंशन मेंबर। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर बात इंपॉर्टेंट होती है। कई बार तो यही पूछ लेगा टाई का मतलब क्या होता है। तो टाई का मतलब होता है टेंशन मेंबर। जैसे हम लोग गले में भी टाई बांधते हैं तो उसको भी एक तरीके का वो टेंशन मेंबर ही काम करता है। ठीक है। टाई ऑफ स्टील ब्रिज, ये कोई स्टील का ब्रिज है, सपोज दैट कोई ट्रस ब्रिज है, उसका कोई एक ये मेंबर है। क्लियर। स्टील ब्रिज 20 सेंटीमीटर वाइड, मतलब जो भी मेंबर हम लिए हैं उसकी जो विड्थ है वो 20 सेंटीमीटर है। मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाइड, जिसको हम लोग विड्थ बोलेंगे, विड्थ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और 200 mm, इसको ये भी लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद में 20 mm थिक, जो भी हमारी प्लेट मेंबर लिया गया है वो 20 mm थिक है, कैरिंग एन एक्सियल टेंसाइल फोर्स ऑफ 50,000 kg। ठीक है, ये बोला गया है। क्लियर। 1000 में बोला गया है, ये 50,000 kg का इस पे लोड लग गया है। यूज 12 mm थिक कवर प्लेट। कवर प्लेट की जो थिकनेस है वो 12 mm है और 20 mm डाया ऑफ रिवेट है। ये कहानी उसने बता दी है। अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे ये पता करना है कि इसके डिजाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ रिवेट्स की जरूरत पड़ेगी, उसके बारे में हमको यहाँ पे डील करना। देखो डिजाइन का मतलब कई तरीका हो सकता है। या तो कई बार क्या होता है, सारे डेटा दे करके विथ निकाल लेते हैं, या कुछ और निकालना होता है। मान ले कि विथ ना दे करके कई बार हमको विथ को डिजाइन करना होता है, थिकनेस को डिजाइन करना होता है, और कई बार आपको विथ दे देगा, डाया ऑफ रिवेट दे देगा, लोड दे देगा। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि कितने रिवेट्स यहाँ पे जरूरत है इस मेंबर के लिए, दिस लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉब्लम को। उसके पहले एक छोटी सी बात है यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने कैलकुलेशन को हमको कम करने के लिए एक छोटा सा हम यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे ताकि हम लोग अपने कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर सके। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पे जो यूनिट्स हैं, ध्यान दीजिएगा, कुछ डेटा केजी में दिया गया है, कुछ डेटा यहाँ पे सेंटीमीटर में है, कुछ डेटा यहाँ mm में है, और यहाँ पे डाया भी क्या है, mm में। मैं कोशिश करूंगा कि सारे डेटा को या तो mm में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो लोड है उसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस छोटी बात आपको अभी नहीं पता चलेगी। जब आप मेंस एग्जाम में पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि यार कैलकुलेशन कितना करना टफ होता है वहां पे। ठीक है। कैसे? सपोज दैट कि यहाँ पे ये 1500 kg है, मैं इसको चेंज करूंगा न्यूटन में। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, जैसे आपको पता है, एज्यूम, यहाँ पे मैं लिखता हूं एक लाइन, एज्यूम G इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी स्ट्रेस है टेंशन में, सिग्मा 80 की मैं बात करूं, एक्सियल टेंसाइल में है,
इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 1500 जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। केजी से अगर आपने किसी चीज को मल्टीप्लाई कर दोगे जी से तो वो वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है आपकी न्यूटन में। तो ये हो गया आपका 15,000 न्यूटन। अब आप ये देखिए कि जो भी यूनिट हमारे पास दी गई है, एक बात और यहां पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। कितना होता है? 10 mm। जब आप यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm पुट करोगे तो इसका क्या कर दोगे? स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा और ये 2 जीरो से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा 150 के आसपास, जो कि न्यूटन पर mm स्क्वायर में। क्लियर? सिमिलरली आप इसको सीयर में लिख सकते हो, दैट इज एफएस इसको हम डिनोट करते हैं, जिसको आप 1000 कर सकते हो, इंटू 10 कर सकते हो, डिवाइड बाई दिस स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 100 मेगा पास्कल। मेगा पास्कल बोलो या न्यूटन पर mm स्क्वायर बोलो, दोनों बातें सेम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहां पे जो भी डेटा आ रहा है हमारा, ये शियर के लिए हो गया, ये एक्सियल के लिए होगा, टेंसाइल के लिए, बियरिंग के लिए एफ बी दैट इज 3000 इंटू 10 डिवाइड बाई 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 300 मेगा पास्कल। क्लियर? तो आपको ये पता चल गया। अब हमारे लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर इस चीज को आप पहले नहीं करोगे तो बार बार आप हर जगह पे आपको 3000 लिखना पड़ेगा। देखो 300 लिखना आसान होता है, लेकिन 3000 जब लिखोगे वो दिक्कत करेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि पहले हम यूनिट को कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद में हमारे पास जो गिवन डेटा है, जैसे विथ हाफ प्लेट है, विथ हाफ प्लेट है, मेन प्लेट, विथ हाफ मेन प्लेट, मेन प्लेट वो कितना है? 20 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 200 mm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है? 10 mm। उसके बाद में अब हम देखते हैं यहां पे और भी डेटा को कन्वर्ट कर लेते हैं। लोड, लोड अप्लाइड लोड P की जो वैल्यू है, दिस इज द ब्रैकेट में लिखता हूं अप्लाइड लोड, अप्लाइड। देखो मेंस का क्वेश्चन रहता है, थोड़ा स्टेप वाइज करना जरूरी होता है। एक एक स्टेप अगर आप लिखोगे साफ साफ तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं कट कर सकता। तो P अप्लाइड लोड है, जिसकी वैल्यू 50,000 केजी है। पहले तो मैंने इसको क्या किया? न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा। न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए देखो 4 जीरो, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप 10⁴ लिखोगे तो टाइम आपका सेव हो जाएगा। अगर आप 4 जीरो बार बार लिखोगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। कोशिश करिए उसको पावर में लिखिए। इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर दिया, दिस इज द न्यूटन। क्लियर? अब उसके बाद में इसको मैं किलो न्यूटन में कन्वर्ट करूंगा, तो 5 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया? 5 हो गया। अब इस वैल्यू को, ये न्यूटन में आ गया, अगर इसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कन्वर्ट करना होगा तो आप 1000 से डिवाइड कर दोगे। तो यहां पे आप देखोगे कि ये जो वैल्यू आएगी 10⁻³ से डिवाइड करोगे तो ये 500 किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हमारे लिए थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, मतलब 500 किलो न्यूटन लोड है जो कि इस मेंबर पे आ रहा है, या इसको 50,000 केजी में आप बात कर रहे थे। क्लियर? अब ये हमें आपको डिजाइन करना है। आपको सबसे पहले खास बात यहां पे ध्यान देना है कि जो स्प्लाइस है, डिजाइन ऑफ द स्प्लाइस, अगर आपको डबल कवर बट ज्वाइंट डिजाइन करोगे तो उससे ज्वाइंट को मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। ठीक है, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी उस मेंबर की वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि जो डबल कवर बट ज्वाइंट होता है वो मोस्ट इफिशिएंट होता है। इसलिए हम यहाँ पे अपने, देखिए कर आप सिंगल भी सकते हो, लेकिन हमको बेस्ट यहाँ पे अपना सोल्यूशन देना है। बेस्ट मतलब स्ट्रेंथ किस में आ सकती है उसके बारे में डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग द स्प्लाइस है डबल कवर बट ज्वाइंट एज इट इज, इट विल गिव द मैक्सिमम एफिशिएंसी। इससे क्या हो सकता है? मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिल सकती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे और एक एक कैलकुलेशन वहां पे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन की डिजाइनिंग करेंगे। जो भी डेटा है आप एक बार ध्यान रखिएगा, सारे डेटा को हम रिमेंबर कर सकते हैं। एक बार में क्या क्या है उसको समराइज कर लेते हैं। क्लियर? तो इससे हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो गिवन डेटा है उससे स्टार्ट करते हैं और एक एक स्टेप करते जाते हैं। शियर में, बियरिंग में, टीयरिंग में, सब में चेक कर लेते हैं और हमारा आंसर वहां पे आ जाएगा। ठीक है, अभी हम स्लो कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी, आप क्वेश्चन को समझ जाओगे तो बहुत ही फास्ट कर सकते हो। ठीक है, तो धीरे, और इसमें मेंस में कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, तो मेंस में कैलकुलेटर से आप बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो उस तरीके से हमको यहाँ पे करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अपने गिवन डेटा के अकॉर्डिंग हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल हैं, उससे हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है,
जैसे सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, यहां पे मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख देता हूं। गिवन में शियर में स्ट्रेस दे रखी है, कितना था 100 मेगा पास्कल। एफ बी बियरिंग में 300 मेगा पास्कल। टेंसाइल में सिग्मा 80 की अगर बात करें 150 मेगा पास्कल। क्लियर, ये डेटा आपको गिवन है। दूसरी बात अगर हम बात करें यहां पे डाया जो दिया हुआ था जिसकी वैल्यू हमने बताया फाई है, फाई की वैल्यू जो थी वो 20 mm थी। जो फाई था आपके पास, जिसकी वैल्यू आपके पास जो दिए है उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है 2 mm, ठीक है। तो फाई की जो वैल्यू थी वो कितनी थी 22 mm। क्लियर, यहां से आप क्या कर सकते हो, डाया आप होल निकाल सकते हो। 5 प्लस कितना करोगे 1.5, क्यों, क्योंकि ये जो फाई है 20, यहां पे लिख सकते हो इफ फाई इज लेस देन आर इक्वल टू 25 mm, ठीक है। जो नॉमिनल डाया है वो 24 mm से कम है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे 1.5 mm। तो हमने क्या कर दिया, यहां ऐड कर दिया तो आएगा 22 प्लस 1.5 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 23.5 mm। मुझे ग्रास डायमीटर पता चल गया DH, ठीक है। थिकनेस ऑफ जो मेन प्लेट है वो कितना है हमारे पास, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट जो है हमारा वो 20 mm है, 20 mm है। और जो थिकनेस ऑफ कवर प्लेट है, कवर प्लेट उसकी थिकनेस है 12 mm। हमको जो डिजाइन करना है वो डबल कवर बट जॉइंट डिजाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे डबल कवर बट जॉइंट की डिजाइनिंग करेंगे। डबल कवर बट जॉइंट में जो भी हम मेंबर लेते हैं वो इंड टू इंड कनेक्ट रखते हैं। ये आपका देखिए प्लेट हो जाएगा, एक प्लेट नीचे, ये प्लेट है, एक दूसरी प्लेट है, इसको आपने क्या कर दिया अटैच। क्लियर, उसके बाद में आपने क्या किया, इसके ऊपर से आपने एक कवर प्लेट लगा रखी है, तो कवर प्लेट को भी हम लोग यहाँ पे अटैच कर देंगे। दिस इज द कवर प्लेट, तो आप कवर प्लेट को यहाँ पे अटैच कर दोगे। क्लियर, उसके बाद आप देखोगे कि जो लोड P अप्लाई किया गया है वो 500 किलो न्यूटन था, तो 500 किलो न्यूटन को हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी हमें ये नहीं पता है कि कितने रिविट्स हैं, हम जनरली अभी यहाँ पे ऐसे ही लगा दे रहे हैं, हो सकता है 2 आए 3 आए कुछ भी आए, हम अभी जनरली इसको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखोगे लगा सकते हो ये रिविट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिविट यहाँ पे लगा सकते हो, ये हेड बना सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। ये आपका एक अरेंजमेंट है ऐसे जनरल फॉर्म में, एग्जाम में आप रफली भी दिखा सकते हो इसको, ठीक है। ये आपके रिविट्स हो गए, ऊपर कवर प्लेट है और नीचे आपकी मेन प्लेट है, ठीक है। ये इस तरीके से अरेंजमेंट आपको मानना पड़ेगा। दिस इज द कवर प्लेट, कवर प्लेट, और ये जो हो जाएगा आपका मेन प्लेट, मेन प्लेट। क्लियर, चलते हैं। अब सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिए, हम लोग शियर में निकालते हैं। तो सबसे पहले यहां पे स्टेप्स जो स्टार्ट करना हमको है, ये गिवन में अगर आप लिख दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एग्जाम जो एग्जामिनर होता है उसके लिए आराम यहां पे हो जाता है, ठीक है। तो गिवन डेटा में आप इसको डिनोट कर दोगे, इससे क्या होता है हमारा 1-2 नंबर और बढ़ जाता है। तो सबसे पहले शियर स्ट्रेंथ ऑफ द रिवेट जॉइंट, शियर स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट क्या डिनोट करोगे, PS। तो PS इजकल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल n इंटू π/4 इंटू DH का होल स्क्वायर इंटू FS। क्लियर, अब आप ये देखो कि यहां पे पहली बात तो आपने क्या माना, यहां पे डबल कवर बट ज्वाइंट माना। तो यहां पे एक खास बात है कि जो शियर प्लेन आएंगे वो 2 आएंगे, एक यहां पे आएगा और एक यहां पे आएगा, ठीक है। तो यहां पे जो इस डबल कवर बट जॉइंट में जो n की वैल्यू आएगी, n इजकल टू वो कैपिटल कितना होगा 2, बिकॉज डबल शियर। जो डबल कवर बट जॉइंट होता है डबल शियर होता है, जो रिबिट होता है यहां पे किसमें होता है, डबल शियर में होता है। तो आप क्या करोगे, जो इसकी वैल्यू पुट करोगे वो कितना पुट करोगे 2, स्मॉल n की वैल्यू 1, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है कि कितने नंबर ऑफ यहाँ पे रिविट्स हैं, यही मुझे निकालना है, ये बात बाद में पता चलेगी, इसलिए हम अभी यहाँ पे सिंगल रिविट की स्ट्रेंथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n इक्वल टू 1 रखोगे इंटू π/4, डाया जो आपने निकाला 23.5 का होल स्क्वायर, FS जो आपने माना था वो आपका 100 मेगा पास्कल है, तो मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। 10⁻³ से मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किलो न्यूटन में।
अगर आप 1000 से या तो डिवाइड कर दीजिए या तो 10⁻³ से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे हमारा जो डेटा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका, दैट इज इन आपका किलो न्यूटन। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर जो निकल के आता है वो 86.70 किलो न्यूटन। ये हो जाती है शियर में इसकी स्ट्रेंथ। तो पीएस आपको वैल्यू यहां पे मिल गया। क्लियर। अब हमें जो चेक करना है वो बियरिंग में चेक करना है। सेकेंड पार्ट, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ अ रिवेट इन बियरिंग, किसमें निकालना है, बियरिंग में। तो बियरिंग में निकालना है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पीबी से। तो पीबी इक्वल टू क्या होता है भैया, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। तो यहां पे लिख सकते हो एफ बी। क्लियर। एन टाइम हमने फार्मूला पढ़ा था, स्मॉल एन टाइम एफ बी इंटू डी एच इंटू टी मिनिमम। क्या पढ़ा था, टी मिनिमम। ठीक है। अब यहां पे इसने क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हमसे है। अब देखो यहां पे एन की वैल्यू कितना रखोगे, 1। ठीक है। एफ बी की वैल्यू आपके पास है 300 मेगा पास्कल। 300 मेगा पास्कल हमने पुट कर दिया, दिस इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। डाया है 23.5। थिकनेस, देखिए थिकनेस कौन सी लोगे, टी मिनिमम की अगर बात करें तो देखो यहां पे एक तो मेन प्लेट की थिकनेस है टी मेन, जो कि कितना है 20 mm, और जो टी कवर होगा, सम ऑफ कवर लिखना पड़ेगा आपको, तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24। भाई देखो यहां पे अपर कवर प्लेट भी है और लोअर कवर प्लेट भी है, तो इसमें से जो मिनिमम होगा, मैंने बताया था कि इसमें जो मिनिमम होता है वो पहले फेल करता है, इसलिए हमें थिकनेस यहां पे क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। तो जब थिकनेस आप मिनिमम पुट करोगे 23.5, 24 और 20 में से मिनिमम कौन सा है, 20, तो आप पुट कर दोगे 20। तो यहां से जो निकल के वैल्यू हमारी आती है वो 141 किलो न्यूटन आंसर निकल के आ जाता है। क्या निकल के आ जाता है, 141 किलो न्यूटन। अब फ्रेंड्स हमको जो अगला स्टेप है वो ये है, पहला दूसरा हो गया, अब तीसरा ये है, इसमें हमको निकालना तीसरा पॉइंट ये है, नंबर ऑफ रिविट्स। तो नंबर ऑफ रिविट्स इन अ जॉइंट, देखो एन की अगर बात करें तो क्या फार्मूला होता था, अप्लाइड लोड डिवाइड बाई रिवेट वैल्यू। ठीक है। मैं यहां पे एक बार फिर से रिवेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं। रिवेट वैल्यू क्या होता है, मिनिमम ऑफ पीएस कॉमा पीबी। आप ये बताइए पीएस और पीबी जो भी शियर स्ट्रेंथ है और जो बियरिंग स्ट्रेंथ है उसमें से मिनिमम कौन सा है, पीएस इज द मिनिमम, बिकॉज अगर आप देखोगे ये 86 है, ये 141 है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा हो जाएगा, पीएस। तो आप देखोगे यहां पे दिस इज द 86.70 किलो न्यूटन। ये हो गया आपका रिवेट की स्ट्रेंथ। अप्लाइड लोड आपके पास कितना है, 500 किलो न्यूटन। ठीक है। उसके बाद में रिवेट वैल्यू अगर आप देखोगे 86.70 किलो न्यूटन। इससे क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे तो आंसर आपका जो आएगा वो 5.76, नियरली आप ले लोगे कितना, 6। ठीक है। देखो यहां पे कितना आ रहा है, 5.76 आता है अप्रोक्सीमेट, जिसको आपको जो कंसीडर करना है वो आप ले लोगे कितना, 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका डबल कवर बट जॉइंट है उसके इस साइड में 6 रिविट्स रखने हैं और इसके इस साइड में कितना रखना है, 6 रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ऐसा नहीं 6 आया 3 इधर कर दिया 3 इधर कर दिया, इन सब के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है कि यहाँ पे जो टोटल आपका जो 6 निकल के आया है, तो 6 मतलब इधर का है और 6 इधर का है, और ये क्यों है इसके बारे में मैंने पिछली क्लासों में बहुत ही अच्छे से बता रखा है। अब फ्रेंड्स ये है कि मेरे पास यहाँ पे ये तो पता चल गया कि नंबर ऑफ रिविट्स कितने लगेंगे। अब मुझे जो है अरेंजमेंट चाहिए। देखिए क्वेश्चन जो हमारा कहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि गिव अ नीट स्केच। नीट स्केच का मतलब होता है कि एक साफ सुथरा डायग्राम बनाइए, उसके बाद में ये पूछा था अरेंजमेंट भी बताइए, मतलब किस तरीके से रिविट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं उसके बारे में उसने पूछा था। अब हम लोग चलते हैं अरेंजमेंट पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अरेंजमेंट, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये तो हमारा देखिए आधा पार्ट हो चुका, यहाँ पे जो आधा पार्ट है क्वेश्चन का वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे
कि इसमें किस तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं जिससे हमारी जो है प्लेट जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी क्या हो जाए, सेफ हो जाए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक है वो ये है कि कैसे इसको अरेंज करेंगे, कौन सा ऐसा अरेंजमेंट बनाए, चेन रिबिटिंग हो सकता है कि डायमंड हो सकता है या स्टैगर्ड हो सकता है, किस तरीके से हम लोग बनाएं ताकि जो है इसकी स्ट्रेंथ हमको अच्छी मिल जाए, ताकि प्लेट शियरिंग में, बियरिंग में और टियरिंग में, चाहे वो कवर प्लेट हो और चाहे वो मेन प्लेट हो, सारी प्लेटें क्या हो, सेफ हो जाए। मतलब जो अप्लाइड लोड है उस लोड्स को जो है वो आसानी से कैरी कर सकें, विदाउट फेल्योर जो है वो सहन कर सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हमको यहाँ पे ध्यान देना है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये हमें पता है कि किस तरीके का, जनरली हमने थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस किया था कि कौन सा अरेंजमेंट हमारे लिए सही रहता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले अरेंजमेंट, जो भी इसका सेकेंड पार्ट है, अरेंजमेंट ऑफ रिवेट्स, अरेंजमेंट ऑफ द रिवेट्स। ठीक है, रिवेट कैन बी अरेंज, रिवेट can be arranged, rivets can be arranged in diamond pattern, diamond, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, in diamond pattern, बिकॉज डायमंड जो पैटर्न होता है वो मोस्ट इफिशियंट होता है, बिकॉज डायमंड pattern is generally most efficient। क्या होता है? most economical and efficient। ठीक है, इकोनॉमिकल एंड इफिशियंट, इकोनॉमिकल भी रहता है और इफिशियंट भी रहता है। इफिशियंट का मतलब ये होता है कि आप ये जो भी, इफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपने जो भी चीजें लगाई हैं, मतलब जो इनपुट आपने दिया है उसका आउटपुट अच्छा आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इफिशिएंट। अब हम इसको मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि जो इसका अरेंजमेंट है हम लोग मानते हैं डायमंड है, तो मैं इस डायग्राम को इसके नीचे बनाता हूं। ठीक है, टॉप व्यू में ये तो आपका कैसा है, ये आपका सामने से देख रहे हो, मान लो पी लोड आपने लगा रखा था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे डायग्राम आपका ड्रा करते हैं। ठीक है, दिस इज द डायग्राम। देखोगे ये ज्वाइंट है जहां पे हम लोग जंक्शन पॉइंट है, ये पॉइंट मीट कर रहा है, इसके नीचे हम लोग बनाएंगे 1 2 और ये 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे 6 है हमारे पास, तो हम उसी तरीके से अरेंज करेंगे। और उसके नीचे अगर हम देखें तो ये वाला सेम थिंग ईयर आप इधर भी करोगे, यहाँ पे भी बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप देखोगे तो बना सकते हो। ठीक है, जस्ट इसी के नीचे आपको प्रोजेक्ट करना है ऐसे करके, इस तरीके से, और आप इस तरीके से इसको कनेक्शन को बना सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से आप लोड देखोगे, ये लगा दिया मैंने P 500 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहाँ पे भी आपने क्या कर दिया, P = 500 किलो न्यूटन, जो कि अप्लाइड कर दिया। क्लियर? अब आप ये देखो कि यहाँ पे मुझे ये पता करना जरूरी है कि कौन सा क्रिटिकल सेक्शन होगा टेंसाइल के लिए, उसको हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेक करना है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ध्यान देना है, चेक फॉर जॉइंट इन टियरिंग। तो खास बात ये है सबसे कि अभी तक आपने क्या देखा कि जो स्ट्रेंथ हमने निकाला वो शियरिंग में निकाला और बियरिंग में निकाला। टियरिंग में इसलिए नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि मुझे और भी डेटा अभी पता नहीं था। देखिए यहाँ पे आपको विड्थ पता है, जो विड्थ है वो 200 mm है। कितना है? 200 mm। तो ये जो विड्थ है जॉइंट की वो 200 mm है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो चेक करेंगे, चेक फॉर सेफ्टी ऑफ जॉइंट, चेक फॉर सेफ्टी ऑफ जॉइंट इन टियरिंग। टियरिंग बोलो या इसको टेंशन बोलो, ठीक है, टियरिंग और टेंशन। अब बात कर लेते हैं
हमको ये पता होना जरूरी है कि किस सेक्शन के लिए प्लेट जो मेन प्लेट है और कौन सा सेक्शन कवर प्लेट के लिए क्रिटिकल होता है। ये अगर हम बात बताएं तो मैंने बहुत पहले बताया था कि जो डबल कवर बट जॉइंट होता है उसके लिए ज्यादातर केसेस में जो आप देखोगे ये वाला जो सेक्शन होगा जिसको हम नाम देते हैं, सपोज दैट दिस इज, अगर हम नेमिंग करें दिस इज द 1-1, इसकी अगर बात करें, देखिए इस जॉइंट के या तो आप इधर एनालिसिस कर लीजिए और इसके या तो इधर कर लीजिए, कोई एक साइड आपको करने की जरूरत है। 2-2 और यहां पे जो है ये 3-3, ठीक है। मैं एक खास बात यहां पे ये बताता हूं, सबसे पहले फॉर मेन प्लेट, पहले मैं बात करता हूं फॉर मेन प्लेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब तक आप ये पूरा नहीं करोगे आपको फुल नंबर एग्जाम में नहीं मिलेगा। फॉर मेन प्लेट की अगर हम बात करें, फॉर मेन प्लेट क्रिटिकल सेक्शन, फॉर मेन प्लेट क्रिटिकल सेक्शन एट 1-1, ये बात हम पहले भी सीख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैंने पहले भी बताया था जो ये P फोर्स होता है, अगर इस सेक्शन की बात करेंगे तो P यहां पे रहता है, यहां पे P फोर्स लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम यहां पे आएंगे तो ये P/2 इधर डिवाइड हो जाता है कवर प्लेट पे और P/2 इधर डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहां पे P की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। इसीलिए क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट कहां पे होता है? 1-1 पे होता है। अगर यहां पे सेक्शन सेफ हो जाएगा इसका मतलब है मेन प्लेट हमारी क्या है? सेफ रहेगी। क्लियर? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? स्ट्रेंथ चाहिए PT, और ये PT जो भी आपने स्ट्रेंथ निकाला है, जैसे सपोज दैट PT कैसे निकलता है? A नेट इंटू सिग्मा AT। A नेट देखो क्रिटिकल सेक्शन के लिए देखो B माइनस N टाइम DH इंटू T इंटू सिग्मा AT। देखिए B की वैल्यू कितनी है? 200 mm, 200 मेन प्लेट की बात कर रहे हैं, 200। इस क्रिटिकल सेक्शन पे आप ये बताइए कितने नंबर ऑफ रिवेट्स हैं? 1 है तो आप यहां पे 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, इंटू 23.5 ये आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इंटू थिकनेस, मेन प्लेट की थिकनेस आपके पास कितनी दी है? क्वेश्चन में इसने बता रखा है जो कि 20 mm है, आप 20 पुट कर दोगे। आप ये बताइए कि मैंने जो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस थी जिसको मैंने परमिसिबल एक्सियल बोला था उसकी वैल्यू जो थी आपकी 150 थी, तो मैंने 150 मेगापास्कल यहाँ पे पुट अप कर दिया। इसको सॉल्व किया जो कि वैल्यू आपके निकल के आ रही है अप्रोक्सीमेट 529.50 किलो न्यूटन, 529.50 किलो न्यूटन। और ये वैल्यू आप देखोगे जो PT वैल्यू है हमारी निकल के, जिसको हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ PT, दिस वैल्यू इज, अगर आप देखोगे दिस इज ग्रेटर देन, किससे ज्यादा है? ये वैल्यू आपकी जो भी आपने रिविट वैल्यू अभी आपने निकाली थी उससे क्या है? ज्यादा है। मतलब दिस वैल्यू इज, अगर आप देखोगे ये वैल्यू कितना, अच्छा अप्लाइड लोड भी देख लेते हैं, यहाँ पे रिविट वैल्यू से भी आपकी ज्यादा है। दूसरी बात अप्लाइड लोड से भी क्या है? ज्यादा है, दैट इज 500 किलो न्यूटन। देखिए ये रजिस्टिंग होता है और ये अप्लाइड है। 500 किलो न्यूटन लोड देखो आप जॉइंट पे या मेंबर पे अप्लाई कर रहे हो, और जो PT है वो आपका रजिस्टिंग है। दिस इज द रजिस्टिंग, दिस इज द रजिस्टिंग और दिस इज द अप्लाइड। तो रजिस्टिंग अगर आपका ज्यादा हो जाएगा अप्लाइड से तो इसका मतलब है कि वो मेंबर आपका सेफ रहेगा। हेंस मेन प्लेट इज सेफ इन टीयरिंग। अब आपको एक खास बात और बताएं, यहां पे आपको अगर टाइम बचाना है एग्जाम में, क्योंकि वहां पे टाइम कम रहता है, SSC JEE मेंस पेपर में 2 ही घंटे होते हैं और क्वेश्चन काफी ज्यादा होते हैं। ज्यादा यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओगे, मान लिया हम यहाँ पे 2-2 पे भी चेक करें, 3-3 पे भी चेक करें, चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मैंने एक बात आपको एग्जाम में बताया कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर द मेन प्लेट इज एट 1-1। ऐसा क्यों होता है? आप एग्जाम में इतना भी सॉल्व कर दोगे तो आपको नंबर मिलेगा। बस आपको यह पता होना चाहिए कि क्रिटिकल सेक्शन फॉर मेन प्लेट कहां पे होता है, वो कहां पे होता है? 1-1 पे होता है। ऐसा क्यों होता है? मैंने बहुत पहले बताया था कि जो P फोर्स हम लगाते हैं वो P यहां पे आ जाता है, लेकिन यहां पे उस समय क्या होता है? 0 होता है। यहां पे क्या होता है? 0। लेकिन जैसे जैसे हम यहां बढ़ जाते हैं तो यहां पे फोर्स P0 हो जाता है, और यहां पे जो ट्रांसफर होता है वो P/2 होता है, और यहां पे जो ट्रांसफर होता है वो कितना होता है? P/2।
तो इस वजह से ऐसा हम लोग करते हैं। अब आप हमको ये बताइए, अब हमको चेक करना है किसके लिए, अब हम चेक करते हैं कवर प्लेट के लिए। देखिए 2-2 पे चेक करोगे तो जाहिर सी बात है, जब आप इस ज्वाइंट पे आओगे तो जाहिर सी बात है ये वाला जो रिवेट होगा वो मजबूती आपको प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या है कि ये वाला रिवेट को खतरा ज्यादा रहता है, जैसे ही टेंसाइल फोर्स लगाया ये वाला रिवेट निकल के जा सकता है, लेकिन जब इस रिवेट की बात करोगे, इस लाइन की बात करोगे, तो ये वाला उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। मतलब जो भी आप इसमें निकाल रहे थे स्ट्रेंथ प्लस 1 रिवेट वैल्यू यहां पे ऐड हो जाएगी, मतलब सेक्शन को और मजबूती आ जाएगी। जो भी वैल्यू आपने 529 करके निकाला है, इससे थोड़ा स्ट्रेंथ क्या आएगी, ज्यादा आएगी, मतलब तो और ज्यादा मजबूत होगा हमारा सेक्शन। इसलिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में टाइम बचाना है, इसी के नंबर होते हैं। टाइम नहीं होगा, क्वेश्चन तो आप कर लोगे बहुत अच्छे से। मान लिया इस क्वेश्चन को आपने बहुत मन से लगाया, 25 में 25 पा गए और टाइम आपका लग गया आधा घंटा, तो अगर क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। सॉइल भी है और भी सब्जेक्ट रहते हैं, इसलिए ध्यान रखना है, टाइम को मैनेज करना जरूरी है। भले हमको 1 नंबर यहाँ कम दे दे चलेगा, लेकिन हमें पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका नंबर कटेगा। जो मैंने बात बताई फॉर मेन प्लेट क्रिटिकल सेक्शन एट 1-1, ये बात आपको थोड़ा सा थ्योरी पार्ट में अगर आप जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी। बाकी मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि कहाँ पे 0 होता है, कहाँ पे P/2 होता है और P/2 होता है। अब बात कर लेते हैं मेन प्लेट की, उसकी बात करते हैं। मेन प्लेट देखें सेफ है कि नहीं है। दूसरी बात, मेन प्लेट देख लिया, फॉर कवर प्लेट। फॉर कवर प्लेट देखिए, कवर प्लेट के लिए ये बताओ सबसे पहले क्रिटिकल सेक्शन कहां पे होता है। कवर प्लेट के लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, अगर आप देखोगे 3-3 पे होगा। कहां पे होगा, 3-3 पे होगा, तो ये हो जाएगा उसका क्रिटिकल सेक्शन। फॉर कवर प्लेट कॉमा क्रिटिकल सेक्शन एट 3-3, कहां पे होता है, 3-3 पे होता है। जब क्रिटिकल सेक्शन एट 3-3 होगा तो आप क्या देखोगे कि यहां पे जो कवर प्लेट है, पहली बात तो उसकी यहां पे कवर प्लेट की विड्थ उसने नहीं बताया, तो आपको एक बात ये एज्यूम करनी पड़ेगी कि जितना विड्थ आप मेन प्लेट है उतना ही कितना रखोगे कवर प्लेट के लिए। तो यहां पे एक खास बात है, एज्यूम width of cover plate, assume width of cover plate is same as main plate। देखिए डिजाइनिंग होती तो यहाँ पे कई डेटा आपको एज्यूम करने पड़ेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में अगर आप लिख देते हो इस तरीके से तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एरिया नेट की बात करते हैं। हमको पीटी निकालना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो पीटी इजकल टू क्या निकालोगे, दैट इज एरिया नेट इंटू सिग्मा 80। नेट एरिया की अगर बात करूं तो आएगा B माइनस एन टाइम DH इंटू टी। उसके बाद में अगर हम बात करें कवर प्लेट की बात करें, ध्यान दीजिएगा, कवर प्लेट की बात करें तो टी कवर यहां पे देखोगे आप, टी कवर इंटू सिग्मा 80। अब बात कर लेते हैं बी की वैल्यू कितनी है, 200 माइनस, देखिए कवर प्लेट में अगर आप देखोगे तो 1 2 3, अगर क्रिटिकल सेक्शन आपने 3-3 पे आपने एज्यूम किया है तो यहां पे आप देखोगे कि 3 रिवेट्स आपके उसमें आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स डाया 23.5 mm है इंटू थिकनेस की अगर बात करें 24। क्यों, देखिए कवर प्लेट की क्या है थिकनेस, अगर आप बात करोगे तो टी कवर प्लेट अगर आप देखोगे तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, 24 mm। कितना हो जाएगा, 24 mm। क्यों, यहां पे भी कवर प्लेट है और यहां पे भी कवर प्लेट है। जब इस पे फोर्स P/2 जा रहा होगा तो P/2 यहां रजिस्ट कर रहा होगा और P/2 यहां रजिस्ट कर रहा होगा। जब फोर्स P/2 प्लस P/2 जोड़ा होगा तो फोर्स बना होगा P, तो सेम आपको थिकनेस भी जोड़ना पड़ेगा, कितना, 12 + 12। इसलिए हम लोग थिकनेस को समेशन करके कंक्लूड करते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां पे फोर्स ऊपर P/2 है और नीचे भी क्या है, P/2। तो आप यहां पे स्ट्रेस की बात करें तो 150 का मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको आप सॉल्व जब करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आता है ये आपका निकल के आएगा 46 पॉइंट, ये निकल के आता है आपका 466 के आसपास 10.2 किलो न्यूटन। ठीक है, अब आप ये देखिए, यहां से मैं कंक्लूड करता हूं इस पॉइंट को। फॉर कवर प्लेट अगर आप देखोगे जो कि स्ट्रेंथ है, जो कि लेस देन किससे है, 500 किलो न्यूटन। 500 किलो न्यूटन से ये क्या हो गया, कम हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो कवर प्लेट है उसकी जो रजिस्टिंग पावर है इन केस ऑफ टेंसाइल,
टेंशन में या टीयरिंग में, वो कम हो गई किससे? अप्लाइड लोड से। जब भैया रजिस्टिंग वैल्यू यहां पे कम हो जाएगी तो आप देखोगे कि जो कवर प्लेट है उसका जो फेलियर होगा वो टेंशन में और टीयरिंग में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अगर रजिस्टिंग 500 से ज्यादा हो जाती तब हमारा रिवेट यहाँ पे क्या हो जाता? सेफ हो जाता, सॉरी कवर प्लेट क्या हो जाती? सेफ हो जाती। लेकिन ये वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो यहां पे लिख सकते हो हेंस कवर प्लेट इज अनसेफ इन टीयरिंग। अनसेफ इन टीयरिंग। अब फ्रेंड्स हम इसका लास्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। अब ये सेफ नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा और अरेंजमेंट करो ताकि ये सेफ हो जाए। ठीक है, अब एक हम ये कर सकते हैं काम है कि इसका थोड़ा अरेंजमेंट चेंज करेंगे। अब इसका दूसरा अरेंजमेंट हम लोग पॉसिबल ये हो सकता है, उसको थोड़ा चेंज करेंगे। अभी तक सारा प्रोसेस आपको लिखना है एक एक स्टेप करके, जो अगला स्टेप है उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं। जो चेंज करेंगे वो बताएंगे आपको कैसे हो सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। देखिए यहां पे जो चेंज हम करेंगे वो ये कर सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम को भी आपको रफ करना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा सारी चीजें। यहां पे रफ कर लेते हैं और अच्छे से फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि यहां पे अब रिविट्स का अरेंजमेंट आपका लाइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब पहले जैसे था उससे नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा चेंज करते हैं। क्लियर? तो अगला जो पार्ट है हमारा, उसमें अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं ताकि वो आपका कवर प्लेट सेफ हो जाए, फिर हमारा काम नहीं रहेगा। क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले कवर प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो जो डायग्राम है अरेंजमेंट की, अगर हम बात करें, इसको भी रफ कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से सब चीजें और समझ में आ जाए। यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, ऐसा क्या करें, कैसे उसको रिविट्स को लगा दें ताकि जो हमारी कवर प्लेट है वो भी क्या हो जाए? सेफ हो जाए। तो इस वजह से हमको यहाँ पे अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, पूछा गया था 2016 में एसएससी जेई में, तो उसको हम लोग डील यहाँ पे करते हैं। चल फिर से इसको देखते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। सपोज दैट दिस इज आपकी कवर प्लेट, सॉरी ये मेन प्लेट है, ये भी मेन प्लेट है। इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया? कवर प्लेट। तो हमने कवर प्लेट लगा दिया, ये कवर प्लेट आपकी हो गई। ठीक है, बस रफ डायग्राम से अभी हमको समझना। ये लोड आपका लग ही रहा है 500 किलो न्यूटन का। ठीक है, दिस ये है। क्लियर? अब आप देखोगे कि यहां पे हमको जो अरेंजमेंट करना है, ये जंक्शन पॉइंट हो जाएगा। देखो अब इसको जो अरेंजमेंट हमको करना है कुछ इस तरीके से। देखिए ये तो 1 ही रखते हैं, यहां पे 2 कर देते हैं इस तरीके से। यहां पे हमने कर दिया 2 पार्ट में। हमारे पास रिविट्स कितने थे यहाँ पे? दैट इज 6। एक पार्ट हमने क्या कर दिया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 सारे अरेंज हो गए। सेम थिंग यहाँ पे आपको करना है, एक यहाँ पे लगाना है, उसके बाद इस तरीके से आपको कर देना होगा, फिर इस तरीके से, उसके बाद में ये। ठीक, जैसे पहले अरेंजमेंट था वैसे कर दे। अब देखिए यहाँ पे सेम आपको फिर से यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसी के सामने जस्ट लाइन चेंज हो जाएंगी, 4 लाइंस बन जाएंगी। तो इस तरीके से आप उसको बना सकते हो। क्लियर? इसको जस्ट यहाँ पे आपने प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक है, जस्ट इसी के सामने आपको बनाना है, ज़्यादा चेंज नहीं करना है। एग्जाम में रफ डायग्राम भी बना दोगे जल्दी से तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपका कैलकुलेशन एक्यूरेसी आपकी सही होनी चाहिए। सेम यहाँ पे भी बना दोगे आप। ठीक है, इसके सामने भी बना देना है आपको, यहाँ पे भी बना देना है और यहाँ पे भी बना देना है। ठीक है, इस तरीके से ये हेड बना सकते हो आप इस तरीके से। क्लियर?
4 लाइन में। अब आप देखोगे जो क्रिटिकल सेक्शन है मेन प्लेट के लिए, सॉरी कवर प्लेट के लिए, अगर मैं यहाँ पे मानूं जो भी है, ये 1 1 था, ये 2 2 हो जाएगा, दिस इज द 3 3, ये 4 4 मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए 4 4। फॉर कवर प्लेट क्रिटिकल सेक्शन एट 4 4, ठीक है। क्या यहाँ पे अगर वो सेफ हो जाता है तो अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, अब आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी इजकल टू एरिया नेट आएगा इनटू सिग्मा एटी आएगा। नेट एरिया की बात करें तो बी माइनस एन टाइम डी एच आएगा इंटू टी आएगा कवर प्लेट इंटू सिग्मा एटी आ जाएगा। बी कितना है 200 mm है। एन की वैल्यू देखो, अगर क्रिटिकल सेक्शन अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे एक ही रिविट आ रहा है। जब एक रिविट आ रहा है तो आप यहाँ पे 1 टाइम 23.5 करोगे इनटू टी कवर 24 है इंटू सिग्मा A1। जब यहां से आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आती है अप्रोक्सीमेट, इसको सॉल्व करना पड़ेगा कैलसी से, मेरे पास कैलसी है मैं सॉल्व कर देता हूं। यहाँ पे जो भी वैल्यू निकल के आती है दैट इज 200 माइनस 23.5, दिस इज 23.5 इंटू 24 इंटू 150, ठीक है। तो ये निकल के आती है लगभग 635 के आसपास 0.40 किलो न्यूटन। अब आप देख सकते हो ये 500 किलो न्यूटन से क्या हो गई, ज्यादा हो गए, ठीक है। हेंस कवर प्लेट विल बी सेम, हेंस कवर प्लेट विल बी सेफ। बस यही आपको करना था। तो एक स्टेप और आपको आगे बढ़ना था, तो प्रॉब्लम को हम लोग इजिली यहाँ पे क्या कर सकते थे, सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। अब हम लोग देखें यहाँ पे इस तरीके से हमारा 25 नंबर का जो प्रॉब्लम था, जब आप करोगे एक बार तो देखो लगाने में इसको लेंदी लगता है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस इसी क्वेश्चन पे 2-4 बार हो जाएगी तो आप इसी क्वेश्चन को 10 मिनट 7 मिनट 8 मिनट में सॉल्व कर ले जाओगे। वहां कैलसी अलाउ होता है कैलकुलेटर, तो इससे आप कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट कर सकते हो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेटर कितना फास्ट चलाते हो। तो इस तरीके से हमारा ये निकल गया। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, जो कि इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वो भी पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आपका जो फाइनल अरेंजमेंट होगा डायग्राम का वो ये अरेंजमेंट होगा, ठीक है। इसके पिछला वाला फाइनल अरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि इस वाले में देखो अगर हम बात करें मेन प्लेट की, देखो यहाँ पे मेन प्लेट को फिर से क्यों नहीं चेक किया, क्यों, क्योंकि पिछली बार जब हमने देखा था, जब डायमंड कनेक्शन बनाया था, तो वहां पे भी जो मेन प्लेट के लिए क्रिटिकल सेक्शन 1-1 था, वहां पे भी एक ही रिबिट आ रहा था, यहाँ पे भी कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो इसलिए वो सेव रहेगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको टाइम भी बचाना होता है, इसलिए ध्यान देना आपको पड़ेगा, क्लियर। अब हम लोग एक क्वेश्चन है जो कि 40 मार्क्स में पूछा गया है SSC JEE में, वो इससे भी आसान है, तो उसको हम लोग कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है जो कि 40 मार्क्स में पूछा गया है, जो इससे भी आसान पड़ेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे खटाक से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये देखो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मेंस में आपको फुल नंबर देंगे। ऐसा है कि जैसे 25 का आया तो 25 में अगर आपने सही सलामत इसको कर दिया, मान लिया कभी कभार क्या हो जाता है, छोटी मोटी मिस्टेक होती है, लेकिन फिर भी 0 नंबर नहीं मिलता। क्यों, स्टेप मार्किंग, जो स्टेप मार्किंग होती है आपकी वहां पे, वो उसमें नंबर आपको मिलता है। सपोज दैट आपने क्वेश्चन को 75% लगाया, तब भी आपको इसमें 15-16 नंबर मिलेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेंस में जो है नंबर गेन करना आसान होता है एज कंपेयर टू प्रीलिम्स, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC JEE, ठीक है। ये आपका पूछा गया है 2015 और ये 40 मार्क्स में है, ठीक है। पहले ऐसा पैटर्न था कि एक क्वेश्चन कभी 40 मार्क्स में, कोई दूसरा क्वेश्चन 15 मार्क्स में, लेकिन इस समय का जो पैटर्न है वो 20 नंबर में चल रहा है, ठीक है। अ सिंगल रिबिट लैप जॉइंट, अ सिंगल रिबिट लैप जॉइंट, देखिए उसने बता दिया क्वेश्चन में क्या है, कौन सा जॉइंट है, लैप जॉइंट है, इज यूज्ड टू कनेक्ट 12 mm thick 12 mm thick plates by providing 20 mm dia rivet, 20 mm dia rivets, 20 mm dia rivets at
50 mm पिच, 50 mm पे उसको लगा रखा है, इतनी उसकी पिच है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट एंड जॉइंट इफिशियंसी ठीक है। टेक वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस शियर में कितना दिया है, जिसकी वैल्यू मैं डिनोट करता हूं एफ एस इजकल टू, सारी वैल्यू यहां पे लिखता हूं, एफ एस इजकल टू, ये देखो दे रखा है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, शियर में वैल्यू दे रखा है, ये शियर में हो गया। उसके बाद उसने बोला है बियरिंग में, एफ बी को इससे डिनोट करते हैं, जो कि 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर बियरिंग में दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में एंड टेंशन, एफ इसको सिग्मा 80 से डिनोट करते हैं, जो कि आपका 156 न्यूटन पर mm स्क्वायर टेंशन में दे रखा है, ठीक है। टेंशन बोलो या टीयरिंग बोलो, ये कहानी उसने बता रखी क्वेश्चन में है। और उसके बाद में ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से सॉल्व करना है। दूसरी बात, उसने क्वेश्चन में लैप जॉइंट बताया है, तो लैप जॉइंट अगर बताया तो हम लैप जॉइंट को क्या करेंगे, बना लेंगे लैप जॉइंट। ये प्लेट हो गई, एक दूसरी प्लेट हो गई इस तरीके से, ठीक है। दिस इज द प्लेट। इस प्लेट को अगर आपने देखा, अप्लाइड लोड उसने बताया कि नहीं, अप्लाइड लोड नहीं बताया, मुझे स्ट्रेंथ ही निकालनी है। उसके बाद में ये आपने लगा दिया लोड, ठीक है, जॉइंट यूज टू कनेक्ट इतना प्लेट। उसके बाद में यहां पे आपने क्या लगा दिया, लैप जॉइंट के हिसाब से आपने यहां पे लगा दिया रिविट, ठीक है, ये लगा दिया, क्लियर। उसके बाद में 12 mm इसकी जो थिकनेस है, दिस इज द 12 mm थिकनेस है, ये भी जो थिकनेस है वो भी कितनी है, 12 mm। ये कहानी उसने क्वेश्चन में बता दिया। उसके बाद अगर इसका हम प्लान व्यू बनाएं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, प्लान व्यू इसका प्लेट का इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को इस तरीके से हम लोग यहां पे बना सकते हैं। अब इस प्लान व्यू में अगर हम बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग ये यहां पे रिविट लगा सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं, यहां पे लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उसकी पिच दे रखा है 50 mm, ये कहानी उसने बता दी, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उसने देखो हमको निकालना क्या क्या है। पहली बात उसने कहा है डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट एंड जॉइंट इफिशियंसी। देखो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट का मतलब है कि शियरिंग में निकाल लीजिए, बियरिंग में निकाल लीजिए और टीयरिंग में निकाल लीजिए, उनमें से जो मिनिमम होगा वो हमें स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट बताएगा। उसके बाद में इफिशियंसी ऑफ द जॉइंट क्या होता है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, इनपुट में क्या रखते थे, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट, उसके अलावा आउटपुट में क्या आता है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट आता है। तो वहां से हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इन शियरिंग, जिसको मैं डिनोट करूंगा पीएस से, ठीक है। एग्जाम में आप शॉर्ट फॉर्म यूज करिए, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करिए। पीएस हमने मान लिया। अगर मैं बात करूं तो यहां पे फार्मूला n इंटू स्मॉल n इंटू π/4 इंटू DH का होल स्क्वायर इंटू FS, क्लियर। देखिए लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट आपको पता है कि वो सिंगल शियर में होता है। किसमें होता है, सिंगल शियर में होता है। किसमें, सिंगल शियर। देखो ये सब बातें बेसिक फंडा कॉन्सेप्चुअल अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो यहां से बोल्ट दो पार्ट में कट हो जाएगा। तो यहां पे जो रिवेट हमारा होगा वो सिंगल शियर में होगा। जब वो सिंगल शियर में होगा तो कैपिटल N की वैल्यू 1 हो जाएगी। दूसरी बात, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रिविट्स नहीं पता है, इसलिए हम जो भी स्ट्रेंथ निकालेंगे हर बार एक रिविट की स्ट्रेंथ पता करेंगे। तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, π/4। अब देखिए यहाँ पे डाया कितना दे रखा है। देखिए क्वेश्चन में उसने बताया है कि 20 mm डाया 20 mm है, मतलब जो फाई की वैल्यू गिवन है वो 20 mm, क्लियर। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डाया ऑफ होल के लिए 5 + 2 mm, सॉरी रिविट है ना, रिविट के केस में अपन 1.5 ऐड करना है,
ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहां पे जब फाई लेस देन आर इक्वल टू 24 mm है, तभी आप यहां पे कितना ऐड कर रहे हो 1.5। तो रिविट के केस में आपको कोडल प्रिवीजन यहां पे मेंस वाले क्वेश्चन में रिवाइज में करा रहा हूं बार बार, ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही आसानी से कर सको आप। देखिए ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, SSCJ में पूछा है कि फाई लेस देन इतना हो तो आप कितना ऐड करोगे। तो ये छोटी छोटी बातें मेंस वाले क्वेश्चन में रिपीट हो जाती हैं, इसलिए हमको मेंस के क्वेश्चन लगाना जरूरी हो जाता है। तो आप देखोगे 20 प्लस 1.5 करोगे तो आंसर आएगा 21.5 mm। ठीक है। जब आपको कोडल प्रिवीजन नहीं पता होगा, या तो आप 2 ऐड कर दोगे या 1 ऐड कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया ये डायमीटर है, अब यहाँ पे डायमीटर का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर करने के बाद वैल्यू और चेंज हो जाती है, इसलिए गलत कर सकते हो। तो 21.5 का होल स्क्वायर इनटू इसकी जो स्ट्रेस है शेयरिंग में, देखो शेयरिंग में जो स्ट्रेस है वो कितनी है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें क्वेश्चन में ये है कि किलो न्यूटन में अगर आपको आंसर लाना होगा तो आप एक काम कर सकते हो 10 टू द पावर माइनस से करोगे तो किलो न्यूटन में आंसर निकल जाएगा। तो किलो न्यूटन में जो आंसर आता है PS का वो आता है 29.04 किलो न्यूटन। ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप कैलकुलेटर अपने साथ लेकर रखिए ताकि जो भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको बैठना है और कैलकुलेशन आपको ही करना है, तो आप कोशिश ये करिए कि कैलकुलेटर चलाइए। ठीक है, तो उससे आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, कि सॉल्व करने में क्या हमसे गलती हो सकती है। कई बार कैलकुलेटर चलाते हैं, पता चला स्क्वायर भूल गए या कुछ भी गलती हो गई, तो वो गलती को आप अपने आप रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें दूसरा बात, ये तो PS निकल गया। बियरिंग, स्ट्रेंथ इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, रिविट इन बियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिविट इन बियरिंग दैट इज PB। PB क्या होता है? PB इज इक्वल टू FB इंटू प्रोजेक्टेड एरिया DH इंटू T मिनिमम। FB कितना हमारे पास है बियरिंग में, अगर आप देखोगे 250 है, तो मैंने 250 पुट कर दिया यहाँ पे, इंटू अगर आप बात करें डायाफ होल अगर देखोगे 21.5, तो 21.5 हमने यहाँ पे पुट कर दिया। उसके बाद में जो T की अगर बात करें, T इसने थिकनेस कितना दे रखा है, T की अगर बात करें 12 mm है मिनिमम थिकनेस, तो हमने क्या कर दिया 12। दोनों प्लेट की जो मोटाई है वो आपकी जो है 12 mm है, तो आप इनमें से कोई भी मिनिमम ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई कवर प्लेट तो है नहीं, अगर डबल कवर बट ज्वाइंट होता तो उस हिसाब से हमको सोचना पड़ता। इसको 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपका गिव्स आउट, दिस आंसर इज 64.5 किलो न्यूटन। ठीक, अब बात कर लेते हैं इसके टीयरिंग में। थर्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टीयरिंग। टीयरिंग बोलो या टेंशन बोलो, बात एक ही है। इसको हम लोग डिनोट करेंगे PT से। ठीक है, किसे डिनोट किया? PT से। अगर मुझे PT से स्ट्रेंथ निकालना है तो हम क्या करेंगे, A नेट इंटू सिग्मा AT। नेट एरिया मुझे निकालना है। नेट एरिया के लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखो नंबर ऑफ रिविट्स तो उसने बताया नहीं है, तो हमें यहाँ पे जो भी ज्वाइंट कंसीडर करना है वो एक के हिसाब से लेना है। तो आप एक काम करोगे B माइनस N टाइम DH इंटू T इंटू सिग्मा AT। ठीक है, B की वैल्यू आपके पास पर पिच लेंथ की बात किया, तो यहाँ पे P आपको पुट करना पड़ेगा, दैट इज P। क्लियर? तो आप पुट करोगे P की वैल्यू उसने क्वेश्चन में दे रखा है 50 माइनस N की वैल्यू 1, DH की वैल्यू यहाँ पे 21.5, थिकनेस की वैल्यू 12 mm, और आपको बता दिया है स्ट्रेंथ 156 जो भी है, ये आपका टेंसाइल में 156 दे रखा है। ठीक है, 1 क्यों सेपरेट कर रहे हैं, कई बार क्या होता है, देखो पर पिच लेंथ हमको निकालना होता है, जैसे बहुत सारी पिचेज होती हैं, लेकिन सपोज दैट कि इस तरीके से मान ले अरेंजमेंट है, कुछ देर के लिए मान लेते हैं ऐसे अरेंजमेंट है, तो हमें पर पिच लेंथ के हिसाब से हमको क्या देखना पड़ता है कि जो हम कंसीडर करते हैं, सपोज दैट कई सारी इसमें वैल्यू लगी हुई है, तो पर पिच के हिसाब से अगर सपोज दैट कि मान लेते हैं कि ये आपने सेक्शन बना रखा है, सपोज दैट दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द, मान लिया कुछ देर के ऐसे रिविट्स लगे हैं, जैसे इसने क्वेश्चन में बताया नहीं पर पिच लेंथ बताया था, तो सपोज दैट कि आपने क्रिटिकल सेक्शन ये माना। ठीक है, मान लिया कि आपने क्रॉस सेक्शन को पर पिच लेंथ आपको निकालना था, सपोज दैट ये आपके लिए क्रॉस सेक्शन जो साइडेड पोर्शन में बना रहा हूं ये पिच लेंथ के लिए था मान लिया।
लेकिन अगर क्रिटिकल सेक्शन आप देखोगे तो हर पॉइंट पे इसमें एक ही रिविट आ रहा है, चाहे आप यहां ले लो चाहे यहां ले लो, सबके केस में एक ही रिविट आपका सेपरेट होगा। तो आप देखोगे इसकी जो पिच है, जैसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो भी इसकी दी होगी, इस यहां इस पॉइंट से इसके बीच, इसको पिच बोलते हैं, ये पिच हो जाएगा। क्लियर? तो आप क्या देखोगे कि हर एक पिच के बीच में, हर एक पिच में जब आप देखोगे तो एक ही रिबिट सब्ट्रैक्ट होता है, इसलिए यहां पे क्या करते हैं हम लोग 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आप देखोगे तो आंसर जो निकल के आएगा ये आएगा आपका 53.352 किलो न्यूटन। बस अब हमारे पास कुछ ज्यादा डेटा कैलकुलेट करने को नहीं बचा है, एक पार्ट और कर लेते हैं इसका छोटा सा। तो यहां पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि अब हमको निकालना क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट चाहिए, वो निकाल लेते हैं, प्लस इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। दो पार्ट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्या निकालना हमको है, दैट इज स्ट्रेंथ और इफिशिएंसी चाहिए। तो स्ट्रेंथ के लिए क्या चाहिए, मिनिमम ऑफ पीएस पीबी, इनको सबको कर देते हैं और हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। तो मिनिमम ऑफ पीएस पीबी एंड पीटी कर देते हैं, वो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। अगला पार्ट हमारा लास्ट जो क्वेश्चन का पार्ट है, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट दैट इज मिनिमम ऑफ पीएस पीबी एंड पीटी। शियर बियर और टेयरिंग में जो मिनिमम होगा उसको आप लोग कंसीडर करोगे। पहली बात देखिए, मिनिमम ऑफ शियरिंग में अगर हम देखें तो 29.04, बियरिंग में अगर हम बात करें तो आया था 64.5 किलो न्यूटन, और जो टियरिंग में स्ट्रेंथ आई थी वो 53.352। ठीक है यार, मिनिमम आप बताइए 29 सबसे इसमें क्या हो जाएगा मिनिमम। तो आपकी जो स्ट्रेंथ हो जाएगी, जिसकी बात हम कर रहे थे यहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट जो आएगा वो आ जाएगा 29.04 किलो न्यूटन। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ हो गई जॉइंट की, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। क्लियर? अब मुझे चाहिए क्या, दूसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट हमारा, इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट, इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट अगर बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट इंटू 100 कर दीजिए अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट क्या होता है, मिनिमम ऑफ शियरिंग बियरिंग एंड टेयरिंग। तो मिनिमम आपके पास कितना आया था, यहां पे देखिए, यहां पे सबसे वैल्यू आपने जो निकाली थी वो कितनी निकल के आई थी, 29.0। और स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट कैसे निकालोगे, P इंटू टी इंटू सिग्मा एटी, या तो B इंटू टी लिखते हैं हम लोग हैं, लेकिन यहां पे उसने विड्थ बताया नहीं, पर पिच लेंथ की बात कर रहा था, तो हम लोग P इंटू क्या करेंगे, थिकनेस करेंगे। P इंटू टी का मतलब होता है ग्रास एरिया। ठीक है, तो एक लोग हम लोग यहां पे काम कर सकते हैं, 29.0 किलो न्यूटन में है, P की वैल्यू देखें 50 है, थिकनेस 12 mm है, और ये 156 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इफिशियंसी बन जाएगा। तो ये परसेंटेज में आता है 31.03। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से देखो, स्ट्रेंथ ऑफ, देखो 40 नंबर ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था, जो कि 2015 में पूछा गया था। कुछ भी ना था ऐसे क्वेश्चन में, पहले शेयरिंग में निकाला, बियरिंग में निकाला, फिर टेयरिंग में निकाल लिया स्ट्रेंथ, तीनों का मिनिमम कर दिया। वो हमको क्या पता चल गया, हमको ये पता चल गया दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। फिर हमको क्या निकालना था, इफिशिएंसी ऑफ द जॉइंट। इफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या होती है कि स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द सॉलिड प्लेट होता है। सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ कैसे निकलेगी, अगर विड्थ दिया होता तो B इंटू टी करते, लेकिन उसने विड्थ ना दे करके पिच दिया था, तो P इंटू टी कर दोगे और उसकी टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके टेंसाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी पता चल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। फिर यहां से मैंने निकाला तो 31.03 आया। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन आपने क्या पढ़ा था, इफिशिएंसी का एक और फार्मूला आप पढ़ते थे पिच के टर्म में, P माइनस डी अपॉन P। वो तब था, एक जनरल फार्मूला था। लेकिन अगर आपको शियरिंग बियरिंग टेयरिंग सब में स्ट्रेंथ पता होती है तो मिनिमम आप लेना होता है शियरिंग बियरिंग एंड टेयरिंग। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात देखो, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं
अगर देखो 3 पार्ट हमने किए, 4 पार्ट किए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके कई सारे ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। सपोज दैट कि आपके एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ये छोटा सा पार्ट, एक पार्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, डायमीटर दे देता है, स्ट्रेस दे देता है, और आपको पूछ लेता है कि शेयरिंग में स्ट्रेंथ कितनी होगी, या नंबर ऑफ रिवेट्स भी पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना कि मेंस के क्वेश्चन करने के बाद में आपके जो प्रीलिम्स है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेंस के लिए हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए। अगला पार्ट हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा अगले लेक्चर में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं और क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।